Hello everyone, hi and welcome you all on Physics Adhyan. So this is lecture number 30 on Mathematical Physics series and we were studying the topic vector calculus. तो इसमें हमने gradient, divergence, curl, basic properties, line integration, surface integration, volume integration with a lot of problems जो हम लोगों ने already discuss कर चुके हैं previous 4-5 videos में. So now we will study theorems in calculus. तो यहाँ पे हम लोग कुछ fundamental theorems study करेंगे जो कि लाइन सरफेस वॉल्यूम इंटीग्रेशंस को आपस में चेंज करने की एक रिलायबिलिटी देती हैं ताकि जो भी हमें इजियर वे लग रहा है हम उससे सॉल्व कर सकें. ठीक है. ओके, तो दिस वाज वी विल स्टडी इन दिस वीडियो लेक्चर नंबर 31 में क्या होगा, मोस्टली प्रॉब्लम सेशन होगा इस पर्टिकुलर टॉपिक पे बेस्ड, दैट वाज थ्योरम्स इन कैलकुलस. उसके बाद हम लोग बेस्ड अपॉन योर रिव्यू की नेक्स्ट क्या टॉपिक स्टार्ट करना चाहिए, आई विल आस्क यू इन द कम्युनिटी बॉक्स. आई विल फूरियर सीरीज हो गया, डिफरेंशियल इक्वेशंस हो गया, ठीक है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस हो गया, जो भी आप लोग कहोगे वी विल स्टार्ट विद दैट टॉपिक. ओके, सो दिस इज थ्योरम इन कैलकुलस. So let's start discussing this topic by first introduction. तो अगर सपोज करो मेरे पास एक सिंगल फंक्शन है fx, मतलब एक फंक्शन f है जिस which has a single parameter x, उसका मैं डिफरेंशिएशन ले रहा हूँ d by dx. ओके, तो ये मेरे पास एक कुछ क्वांटिटी आएगी. आई डोंट नो व्हाट इज द नेचर ऑफ, मतलब इस फंक्शन का एग्जैक्ट फॉर्म क्या है, बट वी डोंट केयर. इट जस्ट हैव कंटीन्यूअस डेरिवेटिव्स इसके पॉसिबल हैं. तो d by dx ऑफ fx है. अब मैं इसका एक इंटीग्रेशन लेना है a टू b विद इन द लिमिट विद रिस्पेक्ट टू dx. ये इंटीग्रेशन है. तो इसकी जो वैल्यू आती है दैट इज fb माइनस ऑफ fa. And this can easily be proved कि this is the same, मतलब this left hand side and right hand side are the same thing. ये जो पर्टिकुलर कंडीशन है इसको हम लोग कहते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस. फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस. ठीक है. अच्छा, ओके, तो ये चीजें तो ठीक है कि चलो ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस है. हम लोगों ने तीन चीजें पढ़ी थी, ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर फंक्शन, डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर फंक्शन और कर्ल ऑफ अ वेक्टर फंक्शन डेल क्रॉस है. देखो, अगर मैं इसका एक एक कंपोनेंट सपोज करो लिख रहा हूँ तो दिस विल बी डेल बाय डेल एक्स ऑफ फाई. और फाई फंक्शन है मेरा एक्स वाई जेड किसी का भी हो सकता है. ठीक है, फर्स्ट कंपोनेंट ये आ जाएगा डेल बाय डेल एक्स ऑफ ए एक्स इंटू ये, मतलब यहाँ पे आई कैप आएगा, इसका फर्स्ट कंपोनेंट ए स्केलर है, ये क्या आ जाएगा आई कैप डेल बाई डेल वाई ऑफ ए जेड माइनस डेल बाई डेल जेड ऑफ ए वाई. ठीक है, तो ये कुछ फर्स्ट कंपोनेंट्स, ये प्लस अदर टर्म्स प्लस अदर टर्म्स प्लस अदर टर्म्स. अब अगर आप इन तीन, ये जो तीन एक्सप्रेशंस हैं, तीन पॉइंट इनके ध्यान से देखो. सो दिस इज a differentiation with respect to s with some scalar function. This is differentiation with respect to x with एक वेक्टर उसके कंपोनेंट के साथ. So this ax is also a scalar function. d by del y of az कुछ with different mathematics. ठीक है, ये different mathematics यहाँ पे दो का differentiation है, यहाँ पे वेक्टर के कंपोनेंट के साथ हम डिफरेंशिएट कर, बट ऑल दीज थिंग्स इंक्लूड डेल बाय डेल एक्स. डेरिवेटिव सब में इंक्लूडेड है और यहाँ पे भी ये डेरिवेटिव इंक्लूडेड है. So there must be a relation between this fundamental theorem of calculus with these gradient or divergence of curl या जो del operator है, इनके साथ एक कोई fundamental relations आएंगे और उन relations से कुछ properties या कुछ ऐसे conclusions निकल के आएंगे जो कि valid होंगे in some particular criteria and those will be called as some theorems. ठीक है, उन्हीं से स्टोक्स थ्योरम, ग्रीन्स थ्योरम, ठीक है, डाइवर्जेंस थ्योरम, ये सब वहीं से इसी पर्टिकुलर एक थ्योरम से ही डिराइव्ड है. बस डिफरेंस क्या है कि ये एक डायमेंशन में है, वो हायर डायमेंशन में है. ठीक है, तो ये पिक्चर मुझे देनी है कि वो इसी से डिराइव्ड है. सो आई विल टेक यू 5 मिनट्स टू जस्ट प्रूफ वन थिंग फॉर स्टोक्स थ्योरम, बट उसके पहले एक हम लोग दूसरी चीज देख लेते हैं जो हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं. ठीक है, अच्छा, सपोज करो मेरे पास एक स्केलर फंक्शन है, लेट्स से v, जो कि एक फंक्शन है x, y और z का. ठीक है, एक स्केलर फंक्शन, फंक्शन ऑफ x, y, z. ओके, तो अगर मैं इसका ग्रेडियंट लूं, ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर फंक्शन v, ठीक है, तो ये क्या आएगा, वेक्टर क्वांटिटी डॉट प्रोडक्ट विथ सम dl वेक्टर, ये वन डायमेंशनल लाइन एलिमेंट है,
मतलब ये लाइन एलिमेंट है वन डायमेंशन में। सो दिस इज ए टू बी। अगर मैं ये इंटीग्रेशन लिखूं तो क्या आएगा, देखो डेल क्रॉस बी एक स्केलर फंक्शन का ग्रेडियंट लिया गया है जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी आएगी, और वो वेक्टर क्वांटिटी कंजर्वेटिव इन नेचर होगा। क्यों? क्योंकि उसका तुम ग्रेडियंट लिख सकते हो, और ये हम लोग ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में पढ़ चुके हैं, ए टू बी। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, दैट विल बी सिंपली वी बी माइनस ऑफ वी ए। सो दिस वाज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। This theorem is known as fundamental theorem of gradient, fundamental theorem of gradient. So this is known as fundamental theorem of gradient. ठीक है। एक्चुअली ये और ये जो टर्म है ना, ये सेम ही है, क्योंकि यहाँ पे अगर देखो डी वी, अगर हम ये वॉल्यूम एलिमेंट नहीं है, लेट्स राइट इट एज डी फाई। जो डी फाई है दैट इज नथिंग बट ग्रेडियंट ऑफ फाई डॉट इंटू डी एल वेक्टर। ये हम लोग ऑलरेडी जब ग्रेडियंट पढ़ रहे थे तब ये सारी चीजें देखी थी कि ये कैसे आता है। सो यहीं से हम लोग ये बेसिक जो प्रॉपर्टीज है ये कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो फर्स्ट थ्योरम से रिलेटेड ही है ये सेकंड थ्योरम, सो दिस इज ग्रेडियंट। लेकिन अभी कर्ल और डाइवर्जेंस में दो थ्योरम और आएंगी, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम लोग इस फर्स्ट जो थ्योरम है दैट इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस, इसका हम लोग एक जनरलाइजेशन देख लेते हैं टू डायमेंशनल केस में, जो कि हमें स्टोक्स थ्योरम देगा, ठीक है। और हम जो स्टोक्स थ्योरम से ही हम लोग कर्ल और डाइवर्जेंस का जो थ्योरम से वो भी निकाल सकते हैं, बट वी विल डायरेक्टली राइट इट एंड आई विल शो यू हाउ दिस इज कैलकुलेटेड, ठीक है। क्योंकि ये पिक्चर होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है इन माइंड की, ये सारी अलग अलग चीजें नहीं है, सारे आपस में कोरिलेटेड हैं, ताकि एग्जाम्स में जब क्वेश्चन आए तो यू कैन फ्रेम अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन की किस किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। ओके तो अच्छा, सपोज हम लोग टू डायमेंशन में बात करते हैं, ठीक है। वन डायमेंशन में तो हमें पता है कि डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स जो है, अगर मैं इसका इंटीग्रेशन लूंगा विथ लिमिट a टू b, so this will give me f of b minus f of a. We know this. Now we are moving on the two dimension case. सपोज हमारे पास एक एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम है, सो दिस इज एक्स, दिस इज वाई। यहाँ पे मैंने एक फिगर बना रखी है, किसी भी शेप में हो सकती है, जिसमें कुछ एरिया इनक्लोज्ड कर रखा है। लेट्स से उस एरिया को हमने ए से लिखा, और इसकी एक बाउंड्री है, ये एक पर्टिकुलर जहाँ पे कर्सर मूव कर रहा है, ये एक बाउंड्री है। ये जो सरकमफ्रेंस है, ये जो बाउंड्री है, इसको हम सी से लिख रहे हैं। और सपोज किया ये जो सरफेस है ये एक ओपन सरफेस है। ओपन सरफेस का मतलब क्या है कि उसमें वॉल्यूम बाउंड नहीं है, सिर्फ एरिया बाउंडेड है, ठीक है। सो अब हम लोग अच्छा हमारे पास एक ये फिगर है, और हम कुछ इसकी बाउंड्रीज लेट से एक कुछ प्री डिफाइन कर देते हैं। लेट सपोज कि ये जो पैरामीटर है दिस इज ए, ये जो पैरामीटर है दिस इज बी। सो एक्स एक्सिस की लिमिट जो है दिस इज फ्रॉम ए टू बी, और ये कुछ फंक्शंस हैं, हम इसको पॉइंट दे देते हैं 1, ये पॉइंट 2। ये जो कोई कर्व है, लेट कुछ किसी भी शेप का हो सकता है, तो दिस डिपेंड्स अपॉन कि वो फंक्शन कैसा है, ठीक है। तो अब सपोज करो कि मेरे पास दो फील्ड्स हैं, दो स्केलर फील्ड्स हैं। एक P है, दिस इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y, और एक Q है, लेट सपोज दिस इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y। और इन P और Q की जो इंपॉर्टेंस है, जो खास बात है, वो ये है दीज आर कंटिन्यूअस फंक्शंस, जिनका फर्स्ट डेरिवेटिव जो है वो कंटिन्यूअस है। तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव इज कंटिन्यूअस, फर्स्ट डेरिवेटिव इज कॉन्टिन्यूअस। देखो ये चीजें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन क्या जरूरी है कि हम लोग सिर्फ एग्जाम के लिए ही पढ़ें? नहीं, ऐसा भी नहीं है। कुछ मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस, टर्म्स ऐसे होंगे जो आपको पता होने चाहिए, आपको थोड़ा फीलिंग होनी चाहिए कि अगर अदरवाइज कहीं आप फिजिकल सिचुएशंस में हो, या एक ऐसे किसी क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हो जहाँ पे आपको नहीं समझ में आ रहा, तो आपको डेरिवेशनल अप्रोच पता होना चाहिए कि आप किसी भी क्वेश्चंस को फिर कर सकते हो, ठीक है। और अगर आप सिर्फ कंपटीशन के लिए पढ़ रहे हो तो आप गलती कर रहे हो, क्योंकि कंपटीशन के बाद आप किसी एक अच्छे इंस्टीट्यूट में जाओगे तो वहाँ पे थ्योरी डिस्कशन होगा, वहाँ पे प्रॉब्लम्स डिस्कशन होंगे, वहाँ पे आर्गुमेंट्स होंगे, डिस्कशन होंगे। वहाँ पे सिर्फ ये नहीं होगा कि हम एक एग्जाम के लिए पढ़ेंगे, तब वहाँ पे आप फिजिक्स पढ़ोगे। तो वो हैबिट अभी से डाल लो कि वी विल स्टडी फिजिक्स, ओके। तो चलो अभी तो मैथमेटिक्स की थोड़ी सी बात कर लेते हैं।
पे P और Q जो है कंटिन्यूअस डिफरेंस ये वेरिएबल्स हैं और मुझे एक ये पर्टिकुलर इंटीग्रल कैलकुलेट करना है. सो दिस इज सरफेस इंटीग्रेशन of this surface integration of del by del y p of x comma y dx dy. ठीक है, अभी q की बात नहीं p की बात करते हैं. मुझे ये कैलकुलेट करना है. तो सरफेस इंटीग्रेशन हमें पता है कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो इसको हम दो में तोड़ लेते हैं. एक dx में, तो x की लिमिट हमें पता है a से b तक होगी. ठीक है, फिर एक इंटीग्रेशन करना होगा हमें पी एक्स कॉमा वाई पे, जो कि डिफरेंशिएशन होगा इसका डेल बाई डेल वाई भी है. अच्छा, अब इसमें हमें लिमिट कहाँ से कहाँ तक लेनी होगी. तो सपोज करो मैं एक ऐसे ये वर्टिकल एक स्ट्रिंग एक ऐसे लाइन एलिमेंट एक छोटा सा चूज कर रहा हूँ. ठीक है, एक ऐसी स्ट्रिप चूज किया जिसकी ये जो लोअर लिमिट है ये कुछ है, लेट सपोज y ऑफ लोअर, और ये है y ऑफ अपर लिमिट. तो अपर लिमिट ये लोअर लिमिट, तो ये जो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, लोअर टू अपर. ठीक है, ये तो बेसिक मैथमेटिक्स है. तो अब हम इसको लिखते हैं इंटीग्रेशन a टू b. अब ये देखो ये वन वेरिएबल डिफरेंशिएशन है, dx है, तो इसमें फर्स्ट थ्योरम ये जो इक्वेशन नंबर 1 है इसको यूज करो तो ये क्या आ जाएगा, दिस इज इनटू dx विथ p ऑफ x कॉमा y अपर माइनस p ऑफ x कॉमा y लोअर. ठीक है, ये मेरे पास आ जाएगा इनटू dx. अब देखो तो ये दो डिफरेंशिएशन हो जाएंगे, इसको अलग अलग डिफरेंशिएट कर लो तो ये क्या आ जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ a टू b p ऑफ x कॉमा y लोअर इंटू dx. ये वाला मैंने पहले इंटीग्रेशन लिखा, माइनस इंटीग्रेशन a टू b. इस वाले के लिए मैंने लिमिट चेंज कर दी, सॉरी लिमिट चेंज कर देंगे तो b टू a आ जाएगा और यहाँ पे एक नेगेटिव साइन आ जाएगा. सो दिस इज b टू a p ऑफ x कॉमा y अपर इंटू dx. देखो ये एग्जाम्पल एक रीजन से और कराना जरूरी था, उसका रीजन अभी आपको यहाँ पे पता चलेगा. देखो सबसे पहले हम कहाँ जा रहे हैं, a टू b जहाँ पे y लोअर है. तो देखो a टू b मेरा ये वाला पाथ है और y लोअर मेरा ये वाला पाथ है. तो कर्सर को देखो किधर मूव कर रहा है, ये. तो यहाँ पे आपको इंटीग्रेशन का डायरेक्शन पता चलेगा. तो पहले हाफ में मैं a से b तक गया जहाँ पे y मेरा लोअर है, दूसरे में आप b टू a जा रहे हो जहाँ पे y अपर है, फिर यहाँ से आप b टू a जा रहे हो जहाँ पे y की वैल्यू अपर है, और फाइनली आप पॉइंट नंबर 1 पे पहुंच रहे हो. ठीक है, सो ये जो है दिस इज नथिंग बट दिस इज माइनस ऑफ क्लोज्ड लाइन इंटीग्रेशन ऑफ p ऑफ x कॉमा y इंटू. अच्छा एक मिनट, अभी इसको रुक जाते हैं लिखने के लिए फाइनल एक्सप्रेशन. अच्छा इसको मैं थोड़ा और यहाँ पे ये चीजें लिखवा देता हूँ आपको कि ये जो है, ये जो फर्स्ट टर्म है ये क्या है, इसको हम लोग लिख लेते हैं. जो फर्स्ट टर्म है दिस इज लाइन इंटीग्रेशन ऑफ p dx along lower part of c from point 1 to 2. ठीक है, इस फिगर से भी आपको क्लियर होगा कि यहाँ से 1 से 2 हम जा रहे हैं लोअर पार्ट से. इसको आप लिख लेना, दिस इज लाइन इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स अलॉन्ग अपर पार्ट ऑफ सी फ्रॉम पॉइंट 2 to 1. ठीक है, तो इसमें अपर पॉइंट आप चेंज कर लेना और पॉइंट क्या है 2 to 1. ठीक है, अब देखो डायरेक्शन, अब देखो यहाँ पे एक इंटीग्रेशन का साइन बहुत इंपॉर्टेंट है. ये जो लाइन इंटीग्रेशन कैसा हो रहा है वो इस पाथ के अलॉन्ग जा रहा है. ठीक है, ऐसे. तो ये अगर सपोज करो मैं अपना ये फिंगर कर्ल्ड कर रहा हूँ इस तरीके से, सपोज करो ये मेरी फिंगर्स हैं जो ऐसे कर्ल्ड हो रही हैं, तो ये मेरा पूरा, अरे यार ये क्या सांप बन गया. लेट सपोज कि ये मेरा हाथ है, ये मेरी फिंगर्स जो है इस तरीके से कर्ल्ड हुई हैं. ठीक है, ये सपोज कि मेरा थंब है ऊपर, इस तरीके से ये कर्ल्ड है. तो ये कर्ल्ड कौन सा है, काउंटर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज इसको लिख सकते हो. हाथ तो बड़ा बेकार बना है, सो लेट मी डिलीट दिस. तो आप लोग एक सेंस समझ सकते हो कि सी का जो ये जो लाइन इंटीग्रेशंस हैं ये दो, इनका जो सेंस है वो काउंटर क्लॉकवाइज है. और दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है, जो एरिया इनक्लोज्ड है वो काउंटर, मतलब जो डायरेक्शन है, जो रोटेशन, ये जो कर्व के अलोंग जो डायरेक्शन है उसके लेफ्ट साइड में है.
तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना कि सी जो है दिस इज काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और जो एरिया इनक्लोज्ड है वो हमेशा लेफ्ट साइड ऑफ दिस ये इंटीग्रेशन है, या जो डायरेक्शन है। तो एक चीज ध्यान रखना, सी इज काउंटर क्लॉकवाइज, सी इज काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन, देन ए यानी कि एरिया इज ऑलवेज ऑन लेफ्ट एज वी गो अराउंड सी। तो जैसे हम सी यानी कि कर्व के अलोंग जाएंगे काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जो एरिया इनक्लोज्ड होना चाहिए वो लेफ्ट हैंड साइड में होना चाहिए। अगर राइट हैंड साइड में आ रहा है देन यू हैव टू ऑटोमेटिकली पुट अ नेगेटिव साइन। ठीक है, तो अब अगर मैं इस पूरी थ्योरी जो ऊपर हम लोगों ने जितना भी छोटा सा कैलकुलेशन किया है इसको एक जगह पे कंक्लूड करूं, तो आप ये लिख सकते हो कि दिस इज क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ p इंटू डी एक्स। ठीक है, ये सेकेंड वाला पार्ट है, ये वाला अ, ये वाला जो पार्ट है ये वाला। ठीक है, सो दिस इज क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ p इंटू डी एक्स। ये जो पार्ट है ये क्या आ जाएगा, सो दिस विल बी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ये इंटीग्रेशन ऑफ दिस एरिया इंटीग्रेशन डेल बाई डेल वाई इंटू पी ऑफ एक्स कॉमा वाई इंटू डी एक्स इंटू डी वाई। अब सपोज करो मुझे यही इंटीग्रेशन वो जो मेरा दूसरा फंक्शन है क्यू के साथ करना है, लेकिन मैं जो कैलकुलेशन करना चाह रहा हूँ वो ये है एरिया इंटीग्रेशन डेल बाई डेल एक्स इंटू क्यू इंटू डी एक्स इंटू डी वाई। ठीक है, तो जो आपने कर्व में ये स्ट्रिंग इस तरीके से ली थी, अब आप इसको ऐसे ना लेके ना इस तरीके से ले लो, इस तरीके से ले लो, इस तरीके से। ठीक है, तो ये दो अपर पॉइंट्स आ जाएंगे, हमने ए बी माना था, यहाँ पे सी और डी ले लो। ये एक्स लोअर हो गया, ये एक्स अपर हो गया। ट्राई टू डू दिस कैलकुलेशन एंड गेट दिस एक्सप्रेशन कि यहाँ पे ये जो साइन आएगा वो पॉजिटिव आएगा, और ये इंटीग्रेशन और ये जो होगा दिस विल बी क्लोज्ड लाइन इंटीग्रेशन अलोंग द कर्व इनटू डी वाई। ठीक है, तो ये दो, अब देखो मेरे पास ये दो एक्सप्रेशन आ गए, इंटीग्रेशन पी डी एक्स और इंटीग्रेशन ये। अब इन दोनों एक्सप्रेशन के ये वाला नेगेटिव साइन अब इधर ही रखो और इनको ऐड कर दो। तो ऐड कर दोगे तो क्या बनेगा, सो ये जो एरिया इंटीग्रेशन है ए, दिस इज ये जो टर्म आएगा डेल बाई डेल एक्स इंटू क्यू माइनस डेल बाई डेल वाई इंटू पी, this into dx into dy is equal to closed line integration along the curve C p dx minus सॉरी प्लस इंटू क्यू डी वाई, ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो एक्सप्रेशन है दिस इज, ये जो थ्योरम, ये जो एक्सप्रेशन बन के आया, ये जो क्वांटिटी निकल के आई, दिस इज नथिंग बट योर ग्रीन्स थ्योरम। दिस इज ग्रीन्स थ्योरम। और ये टू डायमेंशनल केस के लिए हम लोगों ने किया, सो दिस इज ग्रीन्स थ्योरम इन अ प्लेन भी इसको आप कह सकते हो। तो ग्रीन्स थ्योरम इन अ प्लेन। तो आप देख रहे हो कि फर्स्ट जो हम लोगों ने एक्सप्रेशन कैलकुलेट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस जो लिखी थी उसी से ग्रीन्स थ्योरम रिलेटेड है। ठीक है, अभी हम आपको एक छोटा सा एग्जांपल और देंगे कि P और Q की वैल्यू आप इस तरीके से सेट कर सकते हो कि यही ग्रीन्स थ्योरम डाइवर्जेंस और स्टोक्स थ्योरम में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, बट उससे पहले एक चीज हम लोग ये देख लेते हैं, ये डेल ये जो पैरामीटर्स हैं ये क्या है, P और Q, इसको आप कैसे लिख सकते हो। देखो ये लिखा है P इंटू डी एक्स प्लस क्यू इंटू डी वाई, इसको आप लिख सकते हो P इंटू आई कैप प्लस क्यू इंटू जे कैप डॉट प्रोडक्ट विथ डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप। ठीक है, तो ये हमारा एक वेक्टर फंक्शन आ जाएगा f, लेट सपोज इसको लिख रहे हो, सो दिस इज पी आई कैप प्लस क्यू जे कैप। अच्छा, ये जो डेल q बाई डेल एक्स माइनस डेल p बाई डेल वाई है ये क्या है। ठीक है, तो अगर तुम इसका ये निकालोगे कर्ल ऑफ f, तो कर्ल ऑफ f में क्या आ जाएगा, इसको थोड़ा ऊपर आ जाते हैं हम लोग। तो कर्ल ऑफ f क्या आ जाएगा, दिस इज आई जे के, और दिस इज डेल बाई डेल एक्स, दिस इज डेल बाई डेल वाई, दिस इज डेल बाई डेल जेड, दिस इज पी, दिस इज क्यू एंड दिस इज जीरो। तो देखो आई कंपोनेंट जीरो आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये पी और क्यू जो है फंक्शंस हैं एक्स और वाई के, तो सिर्फ के कंपोनेंट बचेगा। सो दिस इज के कैप,
ये बचेगा डेल बाई डेल एक्स ऑफ क्यू माइनस डेल बाई डेल वाई ऑफ पी। तो ये देखो यही वो कंपोनेंट है जो ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ है। सो दिस इज नथिंग बट डेल क्रॉस एफ डॉट के। ठीक है, डेल क्रॉस एफ डॉट के। तो इसको ग्रीन्स थ्योरम को अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूँ तो ये क्या बन जाएगा? तो ये वेक्टर फॉर्म में अगर हम इसको लिखें तो क्या आ जाएगा? डेल क्रॉस एफ। तो वेक्टर फॉर्म है, इसका केथ के सेट के साथ डॉट प्रोडक्ट कर दो इंटू डी एक्स इंटू डी वाई। इसका जो लाइन सॉरी एरिया एलिमेंट है, दिस इज नथिंग बट इन क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी आर। ठीक है, सो दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ ग्रीन्स थ्योरम। ओके, तो वो जो प्रीवियस वाला फॉर्म था उसको भी एक चीज एक बार लिख लेते हैं और फिर एक हम लोग कुछ एक इंटरेस्टिंग सी चीज देखते हैं कि इसको आप कैसे अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, सो डी वाई ये हमारा इंटीग्रेशन था, दैट वाज डेल बाई डेल एक्स ऑफ क्यू माइनस डेल बाई डेल वाई ऑफ पी इंटू डी एक्स इंटू डी वाई। अब सपोज करो एक मैं इसमें ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा हूँ पी और क्यू को लेकर के। ठीक है, पी और क्यू को लेकर के। तो यहाँ पे मैं ट्रांसफॉर्मेशन लिख रहा हूँ। सपोज करो मेरा जो पी फंक्शन है इसको मैंने ले लिया माइनस ऑफ वाई, जो मेरा क्यू फंक्शन है इसको मैंने ले लिया एक्स। ठीक है, इसको देख के तो ये मेरा जो राइट हैंड साइड है आर एच एस, वो मेरा क्या आ जाएगा? आर एच एस आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ये डेल बाई डेल क्यू क्या आ जाएगा? 1। सो दिस इज प्लस 1 इंटू डी एक्स इंटू डी वाई, dx into dy। सो ये क्या आ जाएगा? ट्वाइस ऑफ इंटीग्रेशन इंटू dx into dy along that surface, या ये एरिया लिख लो, इधर इधर ये लाइन कर्व लिख लो along this area। तो ये dx dy एरिया ये क्या हो जाएगा? जो भी कर्व जो भी फिगर इनक्लोज्ड है उसका एरिया तुम्हें मिल जाएगा ट्वाइस ऑफ ए। अच्छा, लेफ्ट हैंड साइड क्या बन जाएगा? लेफ्ट हैंड साइड बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ पी कितना है? माइनस वाई इंटू, तो पहले क्यू वाले को लिख लेते हैं एक्स इंटू डी वाई माइनस वाई इंटू डी एक्स। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को अगर आप एनक्लोज कर दो तो तुम्हारा एरिया जो है वो क्या आ जाएगा? हाफ क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू डी वाई माइनस वाई इंटू डी एक्स। तो अगर एक टू डायमेंशनल फिगर दिया है, टू डायमेंशनल एनक्लोज सरफेस दिया है और उसका कहा है कि आप एरिया कैलकुलेट करो, तो आप ग्रीन्स थ्योरम का यूज करके भी इस पर्टिकुलर फॉर्मूले से एरिया निकाल सकते हो। सो दिस इज एरिया ऑफ अ प्लेन, एरिया ऑफ अ प्लेन रीजन बाय ग्रीन्स थ्योरम। ठीक है, तो कैसे आप ग्रीन्स थ्योरम का यूज करके एरिया भी निकाल सकते हो किसी पर्टिकुलर रीजन के लिए। ठीक है, अब हम लोग ये डाइवर्जेंस और कर्ल थ्योरम पे जाने से पहले एक प्रॉब्लम देख लेते हैं जिसमें स्पेशली हमारा ये ग्रीन्स थ्योरम यूज करके हम उसको सॉल्व करें। सो दिस इज द क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? हमारे पास एक एक्स वाई सिस्टम है, एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम है, और ये जो पाथ है ये सपोज करो ये मेरा 0,0 कोऑर्डिनेट है, ये मेरा कोऑर्डिनेट 2,1 है, और ये जो पाथ है जिसके अलोंग ये जा रहा है इसकी मुझे इक्वेशन दी है x इज 2 रूट वाई। ठीक है, और ये जो मेरा कोऑर्डिनेट बन जाएगा दिस इज 0,1। ठीक है, और इसमें मुझे एक वेक्टर फील्ड दिया हुआ है, दिस इज f। वेक्टर फील्ड है x y i कैप माइनस वाई स्क्वायर जे कैप। ये मेरी एक वेक्टर फील्ड दिया है और हमें कैलकुलेट करना है ये वर्क डन अलोंग दिस पाथ। ठीक है, तो हमें निकालना है फोर्स डॉट डीएल का क्लोज्ड लाइन इंटीग्रेशन इस पाथ ए से बी तक, बी से सी तक और सी से ए तक। सो देखो अब हम वहां पे डायरेक्शन, ये डायरेक्शन क्या हो जाएगी? काउंटर क्लॉकवाइज, और इसके इनसाइड जो है वो एरिया इनक्लोज्ड है। ठीक है, ये एरिया हो गया और वो कर्व्ड हो गया, तो हम कन्वेंशन को फॉलो अप कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप नॉर्मल इसका जैसे कैलकुलेट किया जाता है, अगर आप ऐसे करोगे, सो दिस आप कैलकुलेट करो, ये पाथ 1 मान लो, ये पाथ 2 मान लो, ये पाथ 3 मान लो। सो दिस इज अलोंग पाथ 1 प्लस इंटीग्रेशन, सॉरी ये क्लोज्ड अब नहीं रहेगा क्योंकि ये तो ओपन हो गया। सो दिस इज 1 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 3। ठीक है, ये तीन इंटीग्रेशंस आप करो
A to B, so this is from A to B, this is from B to C, this is from C to A, और ये लाइन इंटीग्रेशन है and you know how to calculate the line integration. अच्छा, आप लोग ये ट्राई करो because this will give you a practice how to do line integrations, और मैं इंटीग्रल्स की वैल्यू लिख देता हूँ. ये जो फर्स्ट इंटीग्रेशन आएगा इसकी वैल्यू आएगी 2/3, क्योंकि ये मैंने कर रखा है, दैट्स व्हाई आई नो. ये जो सेकंड है इसकी जो वैल्यू आएगी दिस इज -2, और ये जो थर्ड इंटीग्रेशन है C टू A वाला, इसकी जो वैल्यू आएगी दिस विल बी 1/3. तो टोटल इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, 2/3 -2 प्लस 1/3, सो दिस इज नथिंग बट -1. सो बट दिस इज अ वेरी टिडियस वर्क, काफी आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, एंड दिस इज योर होमवर्क और यू कैन से योर प्रैक्टिस क्वेश्चन, जो भी आप समझ लो, बट प्लीज डू दिस क्वेश्चन. आप लोग इंटीग्रेट करो, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारी बार बार गलतियां होती हैं. अब हम लोग इसको इस थ्योरम का यूज करके करते हैं F.dl. तो ये क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स वाई डी एक्स माइनस वाई स्क्वायर डी वाई. तो यहाँ से आप P निकाल सकते हो, P कितना हो जाएगा एक्स वाई, Q कितना हो जाएगा माइनस ऑफ वाई स्क्वायर. अब इसको आप सरफेस इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर सकते हो, तो ये क्या आ जाएगा, डेल क्यू बाई डेल एक्स माइनस डेल पी बाई डेल वाई इंटू डी, ये एरिया डी ए इसको लिख लेते हैं. तो डेल क्यू बाई डेल एक्स कितना हो जाएगा 0, क्योंकि ये फंक्शन है वाई का. डेल पी बाई डेल वाई कितना हो जाएगा, दिस इज एक्स, और यहाँ पे एक नेगेटिव साइन है, सो दिस इज माइनस डी एक्स इंटू डी वाई. ठीक है, अब हमें इस एरिया, ये जो एरिया दिया है इसके अंदर लिमिट्स लेनी होंगी. तो यहाँ पे एरिया में इधर लिख देता हूँ. तो एक एरिया इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, हम लोग एक स्ट्रिंग, ऐसे एक छोटी सी स्ट्रिप लेंगे और इसको वेरी करेंगे. तो देखो यहाँ पे एक स्ट्रिप पे y की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट है. ठीक है, तो इस इंटीग्रेशन, सॉरी ये इंटीग्रेशन में x छूट भी गया था, सो दिस इज x dx dy. तो इसको हम क्या लिखेंगे, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dy इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू डी एक्स. तो देखो x कहाँ से कहाँ तक वेरी हो रहा है, x वेरी हो रहा है 0 से लेके 2√y तक. x यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 2√y है, और इस पूरे लाइन पे, इस पूरे जहाँ पे मेरा कर्सर मूव कर रहा है, इस पूरे लाइन पे y की वैल्यू कांस्टेंट है, इसीलिए तुम पहले x का इंटीग्रेशन कर रहे हो, और उसकी जो लिमिट है दैट इज 0 टू 2√y. अच्छा, अब इस पूरे स्ट्रिप को तुम ये एरिया कवर करने के लिए कहाँ से कहाँ तक मूव करोगे, a से लेके c तक, यानी कि 0 से लेके 1 तक. तो इसको तुम 0 से लेके 1 तक जो है इसको इंटीग्रेट कर दो. तो ये x क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2, एक्स स्क्वायर बाई 2 क्या आ जाएगा 2 इंटू वाई, तो 2 इंटू वाई का क्या आ जाएगा वाई स्क्वायर बाई 2. तो इसका इंटीग्रेशन सिंपली आ जाएगा -1. देखो जो इंटीग्रेशन आपको, ये 3 लाइन इंटीग्रेशंस काफी लंबे आपको कैलकुलेट करने पड़ते, बट उसको मैंने छोटे से ये लाइन टू सरफेस इंटीग्रेशन कन्वर्ट करके आसानी से आंसर ले लिया. तो एग्जाम्स में जब भी आपको कोई क्वेश्चन दिया हो लाइन इंटीग्रेशन या वर्क डन निकालना, आप देखो कि अगर हो सकता है डेल पी, ये जो पैरामीटर्स हैं डेल क्यू बाई डेल एक्स, ये आपको कुछ शॉर्ट फॉर्म देते हैं उसका, जैसे यहाँ पे सिर्फ एक्स माइनस एक्स बचा, इस तरीके से. तो वो लाइन इंटीग्रेशन करने की बजाय आप सरफेस इंटीग्रेशन कर लो, बिकॉज दैट विल स्पीड अप योर, ये टाइम आपका कम लगेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, और आप आसानी से सॉल्व भी कर सकते हो. अच्छा, हम लोगों ने एक एरिया का भी इसका, जैसे अभी हम लोगों ने यहाँ पे ये पढ़ा था एरिया कैसे निकालते हैं, तो लेट सपोज कि हमें इसी प्लेन का एरिया भी निकालना है. ठीक है, तो एरिया कैसे निकालेंगे वो भी इसी क्वेश्चन के लिए कर लेते हैं. ओके, तो देखो हमारा क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ द फिगर, और हमें फिगर ये दी हुई है और ये इक्वेशंस. तो एरिया हमारा क्या था, दैट वाज हाफ ये कर्व टोटल क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ, ये हमारा आया था, दिस वाज x dy माइनस ऑफ वाई डी एक्स. तो देखो यहाँ पे आपको ये 3 इंटीग्रेशन करने पड़ेंगे. दिस इज हाफ ये इंटीग्रेशन अलोंग 1 प्लस इंटीग्रेशन अलोंग 2 प्लस इंटीग्रेशन अलोंग 3. ये 1 है, ये 2 है, ये 2 है, और ये वाला जो पाथ है दिस इज 3. बट इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ज्यादा कुछ टफ नहीं है. तो फर्स्ट क्या हो जाएगा, फर्स्ट जो इंटीग्रल होगा दैट इज इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b, और ये आ जाएगा x dy माइनस वाई इंटू डी एक्स. इसको आपको कैलकुलेट करना. अब देखो a टू b हम जा रहे हैं, a टू b में जो x की जो वैल्यू है, या ऐसे लिख लो y की जो वैल्यू है दैट इज एक्स स्क्वायर बाई 4, ये है.
और जो मेरी y की वैल्यू हमने लिख ली, और इसका dy निकालते हैं तो dy कितना आ जाएगा, x बाई टू इंटू डी एक्स। तो ये वैल्यू इसमें हम पुट कर देते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ x की वैल्यू ऐसे रखते हैं, इसको सिंगल पैरामीटर में चेंज कर लेते हैं। dy क्या आ जाएगा, x बाई टू इंटू डी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई फोर इंटू डी एक्स। सो दिस इज नथिंग बट ये टू एक्स स्क्वायर बाई फोर, सो दिस इज एक्स क्यूब बाई 12 इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 12। और ये लिमिट क्या होगी, x की लिमिट। तो x देखो 0 से 2 तक वेरी कर रहा है, सो दिस वेरिएशन इज फ्रॉम 0 टू 2। और ये कितना आ जाएगा, 2 4 8 8 बाई 12, सो दिस इज नथिंग बट 4, सॉरी 4 2 ज़ाइड 4 3 ज़ा, सो दिस इज नथिंग बट 2 बाई 3। तो ये तो फर्स्ट इंटीग्रेशन है, इसकी वैल्यू आ गई 2 बाई 3। सेकेंड इंटीग्रेशन देखो, ये इजी क्वेश्चंस हैं, ठीक है, x इंटू डी वाई माइनस वाई इंटू डी एक्स। अब ये तो हो गया था फर्स्ट के लिए। सेकेंड के लिए देखो, सेकेंड में क्या चीज चेंज हो रही है, 2 से 1 है, 0 से 1 है, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्स की वैल्यू चेंज हो रही है कहां से कहां तक, बी से सी तक। तो आप लिमिट 1 से 0 लोगे, ना कि 0 से 1। सो दिस इज फ्रॉम 1 टू 0। लिमिट 0 से 1 ले लोगे तो एक नेगेटिव साइन आ जाएगा, ध्यान रखना। लेकिन हम जो कर्व जा रहे हैं वहां से बी से सी की तरफ जा रहे हैं, तो यू हैव टू टेक द लिमिट फ्रॉम 1 टू 0। ओके, और y की वैल्यू 1 रखनी है। सो y की वैल्यू 1 रख दो, तो इट मींस जो dy है दिस इज 0, तो ये फर्स्ट टर्म जो है दिस इज 0। सो दिस इज माइनस 1 इंटू dx, और लिमिट क्या है, 1 टू 0। सो दिस इज नथिंग बट, सॉरी वेरी सॉरी, ये जो x की लिमिट है दिस इज फ्रॉम 2 टू 0। ठीक है, ये y मैंने देख लिया था, दिस इज x की लिमिट है 2 टू 0, सो दिस इज फ्रॉम 2 टू 0, सो दिस इज नथिंग बट 2। तो ये वैल्यू आ गई 2। अगर आप इंटीग्रेशन 3 कैलकुलेट करोगे तो देखो, इंटीग्रेशन 3 में ये 3 में, इंटीग्रेशन 3 में x की जो वैल्यू है वो 0 है, y की जो लिमिट है दैट वेरीज फ्रॉम 1 टू 0। ठीक है, तो dx, x भी 0 है, dx भी 0 है, तो x भी 0 हो जाएगा, dx भी 0 हो जाएगा, तो ये टोटल इंटीग्रेशन आ जाएगा 0। तो टोटल एरिया क्या आ जाएगा, हाफ इंटू 2/3 प्लस 2, सो दिस इज 8 8/3 हाफ, so this is 4/3। तो इस जो ये जो एरिया है, ये जो एरिया है, ये कितना आ जाएगा, दिस इज 4/3। ठीक है, तो स्टोक्स थ्योरम देखो काफी, सॉरी फिर से स्टोक्स थ्योरम, ग्रीन्स थ्योरम जो है वो काफी इजीली हम लोग उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, लाइन इंटीग्रेशन से सरफेस इंटीग्रेशन में, या सरफेस इंटीग्रेशन से लाइन इंटीग्रेशन से, डिपेंड्स कि कौन सी चीज हमें आसान लगती है। ओके ओके, सो ये तो हमारा ग्रीन्स थ्योरम हो गई। अच्छा, अब मैं आपको एक हिंट देता हूं और आपको एक रेफरेंस देता हूं। ठीक है, कि पहला हिंट क्या है, कि अगर मैं वो जो ग्रीन्स थ्योरम थी उसमें p को माइनस सम फंक्शन ऑफ p ऑफ माइनस वी वाई, वाई कॉम्पोनेंट ऑफ v, q को vx लिख लेते हैं, जहां पे एक वेक्टर फंक्शन v है जिसका vx i कैप है प्लस vy j कैप है। अगर मैं p और q को इस तरीके से लिखूंगा ना, तो वो जो ग्रीन्स थ्योरम है, वो जो एक्सप्रेशन चेंज हो जाएगा टू डायमेंशनल केस में, वो डाइवर्जेंस थ्योरम होती है। इसी को आप जनरलाइज कर सकते हो 3D में, तो वो 3 डायमेंशन में डाइवर्जेंस थ्योरम आपकी बन के आ जाएगी। सेकंड, अगर मैं इसी वेक्टर फंक्शन को इस तरीके से चूज करूं, q को मैं vy ले लूं और p को मैं vx ले लूं, तो जो मेरा एक्सप्रेशन जो बन के आएगा दैट विल बी आवर स्टोक्स थ्योरम इन 2D। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस से हमने ग्रीन्स थ्योरम पढ़ी, ग्रीन्स थ्योरम से ये कुछ पर्टिकुलर अगर आप चेंजेस कर दोगे तो ये डाइवर्जेंस थ्योरम ऑफ स्टोक्स थ्योरम भी आप निकाल सकते हो। तो इसके लिए मैं आपको रेफरेंस दे सकता हूँ कि जहाँ से आप ये चीज़ें पढ़ सकते हो, और इसको मैं यहाँ पे करा नहीं रहा हूँ, बट यू कैन स्टडी। सो जो फर्स्ट रेफरेंस है दैट इज मैरी एल बॉस, मैरी एल बॉस, और ये फर्स्ट एंड लास्ट रेफरेंस है। आप इसी बुक में जाके एक चैप्टर है, नाम है उस चैप्टर का मल्टीपल इंटीग्रेशंस, मल्टीपल इंटीग्रेशंस। ठीक है, और ये आई गेस चैप्टर नंबर 5 है। तो आप चैप्टर नंबर 5 को जब आप पढ़ोगे ना, तो आपको वहाँ पे सारी डिटेल्स जो मैंने स्टोक्स, ये सॉरी
ग्रीन्स थ्योरम पढ़ाने के लिए जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस का यूज किया, वो जो इंटीग्रेशन था वो भी आपको मिल जाएगा। ये पर्टिकुलर एग्जांपल जो मैंने अभी कराया वो x इज इक्वल टू 2 रूट y वाला, वो भी आपको वहां पे मिल जाएगा। ये जो अभी जो मैं क्वेश्चंस पढ़ने के लिए रेफरेंस दे रहा हूँ वो भी आपको वहां पे मिल जाएगा, प्लस अदर भी फिजिकल एग्जांपल्स वहां पे बहुत सारे दिए हुए हैं। सो आई स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप जाओ और मैरियल बॉस पे चैप्टर नंबर 5 मल्टीपल इंटीग्रेशन वाला जो टॉपिक है उसको पढ़ो। आई रियली लव दिस बुक। इस बुक का जो नाम है ना, वो नाम क्या है, मैथमेटिकल मेथड्स इन फिजिकल साइंसेज। ठीक है, तो इट मींस कि फिजिकल साइंस में जो मैथ्स यूज होती है वो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं उस बुक में। तो फिजिक्स में जो मैथमेटिक्स यूज हो रही है, प्लस उस मैथमेटिकल का फिजिक्स पे कहाँ कहाँ पे किन किन टॉपिक्स पे एप्लीकेशन है वो भी बहुत अच्छे से बताया है। सो मैथमेटिक्स भी पढ़ोगे प्लस फिजिक्स का क्या रिलेवेंस है, मतलब डिफरेंट उस मैथमेटिक्स का जो आपने पढ़ी उसका फिजिक्स के डिफरेंट ब्रांचेस में कहाँ कहाँ पे क्या इंपॉर्टेंस है वो भी उसमें डिस्कस्ड है। सो दैट्स दिस टू थिंग्स आई रियली लव फ्रॉम दैट बुक। अब हम लोग दो थ्योरम्स कर लेते हैं, दिस इज डाइवर्जेंस थ्योरम और स्टोक्स थ्योरम। और इसके जो क्वेश्चंस होंगे वो हम लोग नेक्स्ट सेशन में या नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम लोग करेंगे। ठीक है, बट यहाँ पे आई विल गिव यू अ पिक्चर कि डाइवर्जेंस थ्योरम क्या है, स्टोक्स थ्योरम क्या है, और हाउ इट इज रिलेटेड। ओके, सो डाइवर्जेंस थ्योरम कह लो या फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डाइवर्जेंस कह लो। सो हम लोग इसको लिखते हैं, फर्स्ट इज डाइवर्जेंस थ्योरम। डाइवर्जेंस थ्योरम, तो हम लोगों ने दो चीजें पढ़ ली थी, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस, ग्रीन्स थ्योरम। सो दिस इज थर्ड, डाइवर्जेंस थ्योरम। तो डाइवर्जेंस थ्योरम क्या है, सपोज करो मेरे पास एक क्लोज्ड सरफेस है। क्लोज्ड सरफेस, क्लोज सरफेस का मतलब क्या है, इट विल इसके पास एक वॉल्यूम बाउंड है। सो इट मींस इट हैज अ बाउंडेड वॉल्यूम सरफेस। ठीक है, जैसे स्फेयर हो गया, सिलेंडर हो गया, इस तरीके के जो सरफेसेस हैं, हॉलो नहीं, मतलब ये फुल वाले जिनके अंदर वॉल्यूम बाउंड है। तो ये एक सपोज करो एक सरफेस है जो वॉल्यूम बाउंड कर रहा है और इसकी एक कुछ क्लोज्ड बाउंड्री है, क्लोज सरफेस है। तो डाइवर्जेंस थ्योरम क्या है, वो सरफेस इंटीग्रेशन से वॉल्यूम इंटीग्रेशन और वॉल्यूम इंटीग्रेशन से सरफेस इंटीग्रेशन में आपस में कैसे चेंजेस होते हैं वो रिलेट करता है। तो इसको मैथमेटिकली हम लोग क्या लिखते हैं, ये V एक वॉल्यूम है और यहाँ पे एक सरफेस S है। ठीक है, तो मैथमेटिकली, और ये क्या रिप्रेजेंट करता है वो भी हम लोग देखेंगे कि मैथमेटिकली अगर तुम क्लोज्ड सरफेस के अलोंग इंटीग्रेशन ले रहे हो A डॉट डी एस, ए मेरा कोई एक वेक्टर फंक्शन है, डीएस इस ये जो सरफेस है इसकी बाउंड्री है, स्मॉल एलिमेंट है डीएस, और तुम इस ये जो ए डॉट डीएस है पूरे सरफेस के अलोंग इंटीग्रेट कर रहे हो, दिस इज इक्वल टू द वॉल्यूम इंटीग्रेशन ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ ए इंटू डीवी। डाइवर्जेंस ऑफ एक स्केलर क्वांटिटी आएगी, उसका एक उसका वॉल्यूम के साथ इंटीग्रेशन, ए डॉट डीएस भी एक स्केलर क्वांटिटी आएगी। सो ये रिप्रेजेंट क्या करती है, देखो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ा होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक में एक टर्म पढ़ी होगी, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डीएस। ई डॉट डीएस क्या रिप्रेजेंट करता था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द सरफेस, ई डॉट डीएस। तो यहाँ पे देखो ए डॉट डीएस कुछ इसी तरीके का टर्म है विथ क्लोज सरफेस। सो व्हाट दिस विल रिप्रेजेंट, दिस विल रिप्रेजेंट्स द फ्लक्स पासिंग थ्रू द सरफेस। अगर वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है तो दिस विल शो, दिस विल फिजिकली रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, अगर नहीं है तो इट विल रिप्रेजेंट सम फील्ड लाइंस ऑफ दिस वेक्टर फंक्शन A which is passing through this surface S. Okay, so इसका हम surface लिख लेते हैं S. So this term represent flux passing through surface, through surface. अच्छा, राइट हैंड साइड भी फ्लक्स को ही रिप्रेजेंट करेगा, बट वो क्या रिप्रेजेंट करेगा कि वो वॉल्यूम से जो फ्लक्स आउटवर्ड डायरेक्शन में निकल रहा है वो क्या है। तो ये जो राइट हैंड साइड है दैट रिप्रेजेंट्स कि जो वॉल्यूम से जो आउटवर्ड फ्लक्स जो निकल रहा है वो क्या है, और जितना फ्लक्स वॉल्यूम से निकल रहा है वही उसके सरफेस से पास हो रहा है। तो ये इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन था। सो दिस इज द फ्लक्स गोइंग आउटवर्ड from volume, from volume. So this is known as the fundamental theorem of divergence, या इसको divergence theorem भी कहते हैं या इसको गॉस थ्योरम भी कहते हैं। ठीक है,
ये गॉस थ्योरम तुम्हारा इलेक्ट्रोस्टैटिक वाली गॉस थ्योरम नहीं है, इसी थ्योरम को हम लोग गॉस थ्योरम भी कहते हैं, जो कि सरफेस इंटीग्रेशन को वॉल्यूम इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करता है। ठीक है, अब हम इस पर्टिकुलर थ्योरम के कुछ की पॉइंट्स लिख लेते हैं जो कि आपके नोट्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके, तो फर्स्ट इज दिस थ्योरम इज, अच्छा मैं डायरेक्टली लिख देता हूं, आप लोग लिख लेना। ओके, तो पढ़ लेते हैं एक बार। दिस थ्योरम इज एप्लीकेबल ओनली फॉर क्लोज्ड surfaces and it converts surface integration into volume integral or vice versa, मतलब वॉल्यूम टू सरफेस या वॉल्यूम सरफेस टू वॉल्यूम, बोथ आर सेम थिंग। ओके, if V is the volume bounded by a closed surface S, A is a vector function of position with continuous derivatives, then ये हमारी एक्सप्रेशन जो है दिस इज ट्रू, और इसी को हम लोगों ने डाइवर्जेंस थ्योरम लिखा ऊपर। ठीक है, सो दिस इज द डाइवर्जेंस थ्योरम। इसके क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट सेशन में लिख लेंगे, कर लेंगे, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आए हुए थे। नेक्स्ट हम लोग एक फोर्थ थ्योरम जो आज देख लेते हैं, दिस इज द स्टोक्स थ्योरम। ठीक है, स्टोक्स थ्योरम भी इसी में पढ़ लेते हैं। स्टोक्स थ्योरम क्या है? दिस रिप्रेजेंट्स द लाइन इंटीग्रेशन इनटू द सरफेस इंटीग्रेशन। जिस तरीके से जो डाइवर्जेंस थ्योरम जो हम लोगों ने अभी पढ़ा वो क्लोज्ड सरफेस के लिए थी, लेकिन जो स्टोक्स थ्योरम है वो ओपन सरफेसेस के लिए है। ओपन सरफेसेस, ओपन सरफेस का मतलब क्या है? जिसके पास सिर्फ एरिया हो, वो वॉल्यूम बाउंड ना करता हो। ठीक है, सो इसमें भी हम लोग पहले कुछ की पॉइंट्स लिख लेते हैं, फिर इसका डायरेक्ट मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देख लेते हैं। तो जो फर्स्ट टॉपिक है वो हम लोगों ने लिखा कि दिस थ्योरम इज एप्लीकेबल ओनली फॉर ओपन सर्फेसेस एंड कन्वर्ट्स लाइन इंटीग्रेशन इनटू सरफेस इंटीग्रेशन और वाइस वर्सा, ये अपोजिट। अब ये थ्योरम क्या है ये देख लेते हैं। Let's read it. The first is the theorem is applicable only for open surfaces. अच्छा, ये तो पढ़ चुके थे। If S is a open two-sided surface enclosed by a simple curve, and what we mean by simple अभी हम लोग इसका डिस्कस करेंगे। Simple curve C, A vector is a vector of position and continuous derivative, मतलब वेक्टर है पोजीशन का और उसके डेरिवेटिव्स पॉसिबल हैं। देन आप इस क्लोज्ड लाइन इंटीग्रेशन A डॉट डी आर को सरफेस इंटीग्रेशन में बदल सकते हो एज अ कर्ल, तो डेल क्रॉस A डॉट डी एस विद सरफेस इंटीग्रेशन। ठीक है, दिस इज नोन एज द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कर्ल, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कर्ल और स्टोक्स थ्योरम। ठीक है, एक तो ये हो गया। अभी हम इस पे सिंपल क्लोज सर्फेसेस पे बात करेंगे। ये जो डाइवर्जेंस थ्योरम थी, इसको हम लोग लिखते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डाइवर्जेंस, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डाइवर्जेंस। ग्रेडियंट हम लोग सबसे पहले पढ़ चुके थे, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस हम लोग पहले पढ़ चुके थे। अब यहाँ पे दो चीजें हैं, एक चीज ये पढ़ लेते हैं कि सिंपल क्लोज्ड कर्व का मीनिंग क्या है, बिकॉज दैट इज इंपॉर्टेंट। तो ये एक फिगर आपको दिख रही है जो कि मैंने बॉस की ही बुक से लिया है। तो सपोज करो ये एक मेरे पास एक सरफेस है, इसको रेड कलर ले लेते हैं ताकि ये हाईलाइट हो जाए थोड़ा। ये एक सरफेस है, इस सरफेस के अलोंग मैंने ये वाला इंटीग्रेशन किया, लेकिन ये ओपन सरफेस है। ओपन देखो, इसका जो नॉर्मल है वो कहीं, अगर मैं आउटवर्ड डायरेक्शन में दिखा रहा हूँ, सो दिस इज इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन। ठीक है, ये एरिया एलिमेंट है तो कहीं ये बाहर की तरफ, यानी कि जो नॉर्मल का जो डायरेक्शन है वो सरफेस के बाहर की तरफ ही है। ठीक है, या अंदर वाला जो सरफेस है अगर उसके अलोंग निकालो तो अंदर की तरफ, यानी कि एक ही डायरेक्शन में है। और ये ऊपर से एक क्लोज्ड कर्व है। ठीक है, ये क्लोज्ड कर्व को मैं ग्रीन कलर से नहीं दिख रहा, ब्लू कलर से दिखाता है, शायद दिख जाए, नहीं दिख रहा, रेड से ही दिखाता है। तो ये जो मेरा लाइन है, ये जो मेरी कर्व है जिसके अलोंग ये पास हो रहा है, ये मेरा लाइन इंटीग्रेशन करेंगे इस पे। तो इस सरफेस के अलोंग अगर आप ये वाला सरफेस इंटीग्रेशन करो या इस लाइन के अलोंग आप ये लाइन इंटीग्रेशन करो, दिस विल गिव यू द सेम थिंग। बट दिक्कत कहाँ पे आती है, सिंपल कर्व क्यों कहा गया, उसका रीजन ये है। ये अब आप ये फिगर नंबर 2 देखो, ये भी इसी बुक से रिफर्ड है, मैरियल बॉस से। अब देखो यहाँ पे
आप अगर नॉर्मल लिख रहे हो तो सपोज करो ये बाहर एनकैप है, अब आप इसको ट्रेस करो कि किधर जा रहा है, ये पीछे गया, ये मेरा मतलब पीछे गया, फिर यहाँ पे ये इस इनवर्ड डायरेक्शन में आ गया ये कर्व, इसके यहाँ पे जो इंटीग्रेशन है, यहाँ पे जो नॉर्मल है वो मतलब ना अपर है ना इनसाइड है, समथिंग इन डिफरेंट डायरेक्शंस, ठीक है। तो ये जो फिगर है, ये जो कर्व है, ये पहले नॉर्मल आउटवर्ड डायरेक्शन में था, जहां कर्व देखो, पॉइंटर को देखो, यहाँ पे आउटवर्ड है, आउटवर्ड है, आउटवर्ड है, इसके पीछे वाले सरफेस पे आउटवर्ड है, आउटवर्ड है, आउटवर्ड है, यहाँ पे उसने अपनी डायरेक्शन बदल ली, फिर इनवर्ड में आ गया नॉर्मल, ठीक है। तो यहाँ पे जो नॉर्मल है एन कैप, दिस इज मतलब दिस चेंजिंग द डायरेक्शन, सो दिस इज चेंजिंग द डायरेक्शन। देखो डायरेक्शन चेंजिंग का मतलब, देखो डायरेक्शन तो यहाँ पे भी बदल रहा है, एन कैप का यहाँ पे डायरेक्शन इधर है, एन कैप का यहाँ पोजीशन 2 पे पोजीशन 1 पे डायरेक्शन अलग अलग है, लेकिन वो सारे बाहर ही हैं। यहाँ पे कुछ बाहर हैं कुछ अंदर हैं। तो इस तरीके के जहाँ पे ये कर्व्स इस तरीके के डिफाइंड हो, जहाँ पे नॉर्मल की डायरेक्शन कभी इनवर्ड कभी आउटवर्ड होगी, वहां पे इस इंटीग्रेशन को आप यूज नहीं कर सकते, इस थ्योरम का यूज नहीं कर सकते। और ये जो पर्टिकुलर सरफेस है, इसको हम लोग कहते हैं मोबियस स्ट्रिप, ठीक है। सिंपल आप एक ऐसे लाइन, एक स्ट्रिप पेपर के ले लो, उसको एक ट्विस्ट कर दो, एक 180 डिग्री का रोटेट कर दो और वापस से इसको जोड़ दो, तो इस तरीके का जो फिगर आएगा उसको आप खुद से देख सकते हो कि उसका जो नॉर्मल का जो डायरेक्शन है वो सेम, यानी कि जो सरफेस कभी बाहर है वही कभी अंदर हो जाती है, ठीक है। तो ये सिंपल कर्व्स नहीं है, ये सिंपल कर्व्स हैं, ठीक है। तो इन पे ये इंटीग्रेशन जो है वो आप अप्लाई नहीं कर सकते। So this was the picture which I really wanted to give you on this different topics. This is fundamental theorem of calculus, ग्रीन्स थ्योरम, डाइवर्जेंस थ्योरम और ये स्टोक्स थ्योरम। कभी कभी मैंने बीच में ग्रीन्स थ्योरम को पढ़ाते टाइम अगर स्टोक्स थ्योरम बोल दिया गया था तो प्लीज उसको करेक्ट कर लेना, बिकॉज जब ग्रीन्स थ्योरम डिस्कस कर रहे थे तो दैट वाज ऑल डिस्कशन अबाउट स्टोक्स थ्योरम। आई रिमेंबर कि मैंने कुछ बार वहां पे स्टोक्स थ्योरम बोल दिया फिर करेक्ट किया, तो आई होप कि कुछ मिस्टेक्स हो गई होंगी बोलने में, बट यू कैन अंडरस्टैंड कि वो पार्ट ग्रीन्स थ्योरम का था। फिर हमने डाइवर्जेंस पढ़ा, फिर स्टोक्स थ्योरम पढ़ी और एक सबसे पहले ग्रेडियंट हम लोगों ने पढ़ा था। So this was the picture which I really wish to give you on this topic, that was the theorems in calculus। और कुछ एक दो प्रॉब्लम्स की नेक्स्ट सेशन में हम लोग मोस्टली जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर हैं, जो जैम के हैं, जो जेस्ट के होंगे, अगर कुछ उस पर क्वेश्चंस इस तरीके के आए होंगे तो वी विल रियली डू डू दोस क्वेश्चंस, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, एंड आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया, लाइक किया, क्योंकि मतलब काफ़ी कंटेंट सर्च करने में पढ़ने में टाइम लगता है। तो आई होप यू रियली लाइक दिस कंटेंट। अगर लाइक है तो एक लाइक बटन दबा दो, साइड में होगा नीचे, कुछ कमेंट कर दो कि अच्छा लगा नहीं अच्छा लगा, नेक्स्ट टॉपिक कौन सा चाहते हो। प्लस अपने फ्रेंड्स के बीच में भी शेयर कर देना कि इस पर्टिकुलर वीडियो में ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल, स्टोक्स थ्योरम में सारी चीज़ें डिस्कस की हुई हैं, और अगर आपको अच्छा लगा है तभी करना, अदरवाइज मत करना, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।